हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकिब जावेद है और मैंने अपने प्रीवियस क्लास यानी इंट्रोडक्शन क्लास में यह बताया था कि सीजीएल के लिए जीएस के विषयों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कराने जा रहा हूं, जहां इसकी शुरुआत मैं ज्योग्राफी के विषय से करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह होगी कि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम से या सीजीएल के हिसाब से ज्योग्राफी की क्या महत्ता है या क्या इम्पोर्टेंस है या कितने सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आज तक मैंने जो तैयारी की है या जो मैंने नोटिस की है, मैंने यह देखा है कि लगभग 35 से 40% क्वेश्चंस ज्योग्राफी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ पर मतलब ये हुआ, जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था कि कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ऐसे हैं और उनके साथ कुछ नए विषय या सब्जेक्ट ऐसे जुड़ गए हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनसे आजकल काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी तरह ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ विषय हैं, जैसे इकोनॉमिक का एक पार्ट है रिसोर्सेस। ये लगभग इकोनॉमिक का 35 से 40% हिस्सा कवर करता है। यह अपने आप में पूरी एक अर्थव्यवस्था है रिसोर्सेस। दूसरा जो है ज्योग्राफी का ही एप्लीकेबल सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको अलग से पढ़ना। तो हमको समझ में नहीं आता है कि जो सवाल पूछ रहा है या तो ज्योग्राफी से पूछा या इन्वायरमेंट से पूछा, तो उसको भी हम देखते हैं। उससे भी जुड़ा एक और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ एक और सब्जेक्ट है मैप। मैप में इंडियन मैप या वर्ल्ड मैप। तो ज्योग्राफी का दायरा इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात ये तय करने वाली होगी कि क्या हम ज्योग्राफी को एक बार में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे या टुकड़े टुकड़े में उसको करके पढ़ेंगे। तो मेरी जो रणनीति है, मेरे हिसाब से जो देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज्योग्राफी का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जिसमें मैं बोल रहा था कि रिसोर्सेस एक पार्ट है जो इकोनॉमिक्स का 35 से 40% कवर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिसोर्सेस क्या है। रिसोर्सेस वो चीज़ है जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है या सेटिस्फाइड करता है, हमारे नीड को सेटिस्फाइड करता है। तो रिसोर्सेज में क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे मैं बता रहा था कि अपने आप में एक पूरी इकोनॉमिक्स है। तो रिसोर्सेज के 3 पार्ट्स हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। अब देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र में पहला जो आएगा वो एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में कौन सी खेती किस जगह होती है। धान का, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, कहवा, कॉफ़ी, अफीम, इन सारी की चीज़ की खेती की लोकेशन क्या है, इनका उत्पादन कितना होता है या इनके लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। इस सेक्टर को हम लोग प्राथमिक सेक्टर में ज्योग्राफी का पढ़ते हैं। जो उसका दूसरा पार्ट है माइनिंग। माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी जो हम खनन करते हैं, खनिजों का खनन करते हैं, अयस्कों का खनन करते हैं, जैसे कि लोहे का खनन किया, स्टील का खनन किया, और या तो अभ्रक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो ये पार्ट भी ज्योग्राफी के अंतर्गत, रिसोर्सेज वाले पार्ट में प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यानी कि हमें ये देखना है ज्योग्राफी के अंतर्गत कि लोहे का जो भंडार है, जो खान है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या एल्युमिनियम जो मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत में कहाँ है, वितरण क्या है उसका। दूसरा पार्ट जो रिसोर्सेज का है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र, वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। यानी कि कृषि और खनन से संबंधित जो भी उद्योग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है पूरे दुनिया में, लगभग यही 2 क्षेत्र से आएंगे। जितने ग्रोसरीज के सामान हैं जो हमें आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, जो किसी न किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही बनाए गए हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा। या जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं, स्टील प्लांट है, आयरन प्लांट है, कुर्सी, टेबल, पंखा, कैमरा, जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी सामान प्रोडक्ट करती है, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। और टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत देखते हैं तो सेवा क्षेत्र, या तो हम उसको टर्शरी सेक्टर बोलें, तृतीय क्षेत्र बोलें या सेवा क्षेत्र बोलें। सेवा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, तकनीक, परिवहन,
तो ये सारे क्षेत्र जो आते हैं रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक पार्ट है रिसोर्सेज, जो ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आता है। या तो इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ें या जाकर इसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ें। तो ये देखने वाली बात होगी कि हम इसको कहाँ पढ़ते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट मैं बता रहा था कि मैप है, अगर हम रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि मैप के थ्रू जाकर देख सकते हैं कि नदी का बहाव जो है या उसका द्रोणी जो है या नदी का बहाव क्षेत्र जो भी है वो किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, लोहा का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, जंगल या अभयारण्य या कोई भी ऐसा चीज़ जो जिसका लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो मैप आजकल के एग्जाम के व्यू से ये नहीं लगता कि ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन मैप से काफ़ी सवाल पूछे जाते रहे हैं। कोस्टल एरिया के सिटीज़ का पूछ लेता है, बंदरगाह के बारे में पूछ लेगा, उसका लोकेशन क्या है, स्टेट एंड कैपिटल यानी कैपिटल का लोकेशन पूछ लेता है, कोई पहाड़ी है उसका लोकेशन पूछ लिया, तो उसको हम मैप के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है। दूसरा जो है नेचुरल ज्योग्राफी, जहां मैं इस सेक्टर से अपना ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, नेचुरल ज्योग्राफी से। तो इसको हम बाद में देखते हैं, उसके पहले देखते हैं सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है, ज़्यादातर ये हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि लोअर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं पूछते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज कम है। सोशल ज्योग्राफी को बहुत थोड़े भाग में देखते हैं, या तो सोशल ज्योग्राफी बोले या ह्यूमन ज्योग्राफी बोले। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का वितरण, अर्बन पॉपुलेशन कितना है, रूरल पॉपुलेशन कितना है, इथनिक्स पॉपुलेशन कितना है, यानी निर्जातीय जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो उसको लोकेशन है, जो उसका आवास है वो क्या है, रिलीजियस पॉपुलेशन, कास्टेड पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ये सारे चीज़ जो हैं इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ये सारा बात बताने का एक मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी का एक दायरा इतना बड़ा है। अगर एक बार हम क्लास स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का और इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे तो लगभग 125 से 30 क्लासेस होंगी। तो यहाँ कहने वाली बात यह है कि ये जो भी सेक्टर है ज्योग्राफी का, उसको हम एक बार में ना पढ़कर बल्कि अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले पार्ट को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे, इससे इकोनॉमिक्स पढ़ना भी आसान हो जाएगा और ज्योग्राफी का जो वेट है वो भी कम हो जाएगा। ज्योग्राफी का ये कोर पार्ट है, ये कंसेप्ट है ज्योग्राफी का, नेचुरल ज्योग्राफी। अगर एक बार हम नेचुरल ज्योग्राफी समझ लेते हैं तो हमारे लिए ज्योग्राफी समझना आसान हो जाएगा। इसके हिसाब से रिसोर्सेस वाला पार्ट को भी समझना आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। नेचुरल ज्योग्राफी, प्राकृतिक भूगोल, या इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। दूसरा है क्लाइमेट, वेदर, सोयल, वेजिटेशन, ओशियनोलॉजी। ये मेरा पढ़ाने का, नेचुरल ज्योग्राफी पढ़ाने का ये एक मैप है जिसके थ्रू मैं पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना होता है। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान है क्या? यानी पृथ्वी पे जो भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, नेचर ने उसको कंस्ट्रक्ट किया या नेचर ने उसको बनाया है, वो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आएगा। जैसे पर्वत हमने नहीं बनाया है, पठार हमारा बनाया नहीं है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको नेचर ने बनाया है। तो ये पार्ट हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है? अगर माउंटेन है, पर्वत है, तो इसकी निर्माण कैसे हुआ, इसका कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ, ये कैसे बना। या पर्वत है जो अमेरिका में रॉकी पर्वत है या भारत का हिमालय पर्वत है, क्या इसका संरचना और संगठन या बनावट का तरीका अलग है या सेम है, ये चीज़ देखेंगे। प्लेट्यू का भी सेम सिचुएशन है कि जो प्लेट्यू इंडिया में है, दक्कन का पठार और
तिब्बत यानी चाइना का पठार, क्या दोनों का बनने का तरीका या कंस्ट्रक्ट होने का तरीका एक ही है? क्या उनका संरचना और संगठन समान है? तो यहाँ पे असल में हम देखेंगे कि ये जो भू आकृतियाँ हैं या तो एक बार हमने देख लिया कि पर्वत, पठार, मैदान या मरुस्थल का निर्माण क्या होता है। चाहे जो भी प्रक्रिया हो इनका निर्माण की, जो प्रक्रिया लागू होगी यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सेम वही प्रक्रिया लागू होगी भारत में। तो इस तरीके से हमें इसमें इस चैप्टर में इनका निर्माण की प्रक्रिया और इसकी संरचना और संगठन, बनावट और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। जबकि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है नेचुरल ज्योग्राफी का जलवायु है, मौसम है। जलवायु और मौसम दोनों है। जलवायु का संबंध किसी विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकालिक अवधि के लिए है, जबकि वेदर का संबंध किसी खास क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। तो जलवायु या मौसम को निर्धारित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है टेम्परेचर है। यानी कि टेम्परेचर ही तय करता है किसी भी जगह की या किसी भी स्थान की, चाहे ओशियन हो या लैंडस्केप हो, कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वहाँ का लो प्रेशर बेल्ट उतना ही अधिक होगा, यानी कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर बनेगा। यदि दो प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो इससे ये सिचुएशन क्रिएट होता है कि एयर सर्कुलेशन का प्रोसेस क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि एयर सर्कुलेशन जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, यानी कि वायु को जो दिशा होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। प्रेशर ही तय करेगा कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी या तीव्रता क्या होगी या उसकी गति क्या होगी। दूसरा, टेम्परेचर ही तय करता है कि ह्यूमिडिटी क्या होगा, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपोराइजेशन की प्रोसेस जो होगी तेज होगी। वेपोराइजेशन जब तेज होगा तो जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं पैदा होंगी। यानी कि क्लाइमेट वेदर में ये जो भी टर्म है, टेम्परेचर, प्रेशर, एयर सर्कुलेशन, प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि आप चाहें कि एक बार हम सबसे पहले प्रेशर पढ़ लें, उसके बाद हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, तो ये एक सही तरीका नहीं है और इससे आपकी ज्योग्राफी का कंसेप्ट बेहतर नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं और प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा की तरफ हम पढ़ेंगे। इन दोनों के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो आता है वो सॉइल का है। सॉइल का निर्माण चट्टानों के असंगठित या विखंडित होने के कारण होता है, यानी कि जब चट्टान टूटकर विखंडित होकर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं, तो सॉइल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि पर्वत या पठार के जो भी केमिकल कंपोनेंट होंगे वही केमिकल कंपोनेंट जो होंगे उस स्थान की मृदा की होगी। यानी कि पर्वत, पठार ये तय करेंगे कि वहां की मृदा की केमिकल कंपोनेंट क्या होगा और वहां का जलवायु ये तय करेगा कि उस मृदा पर होने वाली वेजिटेशन क्या होगी, यानी वनस्पति की जो पहचान है, किस प्रकार की वनस्पति या किस प्रकार का वेजिटेशन वहां पे होगा। यानी कि ये चारों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी स्थान, पर्वत मान लीजिए हम किसी स्थान को तय कर लेते हैं कि वहां पे पठार है, पठार से निर्मित यानी उससे संगठित मृदा होगी, वर्षा के कारण एक वहां पे जलवायु क्रिएट होगा और उसी के हिसाब से एक वेजिटेशन या वनस्पति वहां पे डेवलप होगा। तो ये सारा सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतिम जो पार्ट है ओशियनोलॉजी, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है पढ़ाने के लिए, लेकिन जलवायु को और वेदर को प्रभावित करने में इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि लैंडस्केप और ओशियन की तुलना में लगभग ओशियन का क्षेत्र 70% से ज्यादा है, यानी कि टेम्परेचर भी वो 70% से ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, ह्यूमिडिटी भी वहां 70% से ज्यादा ऑब्जर्व होगी, एयर सर्कुलेशन का जो क्वांटिटी होगा वह भी 70% से ज्यादा होगा। यानी कि विश्व में किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो
कारक होता है वो ओशियन यानी कि महासागर होता है। महासागर का जलवायु ही ये तय करता है कि किसी लैंडस्केप का जलवायु कैसा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेचुरल ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है, एक कोर पार्ट है। अगर एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि पर्वत निर्माण कैसे होता है, क्लाइमेट कैसे डिसाइड होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, वहां का वेजिटेशन या वनस्पति क्या है, समुद्र के बारे में पढ़ लेते हैं, तो चाहे हम इसको इंडिया में अप्लाई करें या इंडिया से बाहर किसी कंटिनेंट में या किसी देश में अप्लाई करें, प्रोसेस तो वही सेम रहेगा। बस कुछ बदले हुए या अपवाद के सिचुएशन में हम उसको लाकर स्पेसिफिक करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका और जिस तरीके से मैंने समझाया है, जिस प्रोसेस में ज्योग्राफी पढ़ाने का मेरा वही प्रोसेस होगा और ये कोर सब्जेक्ट होगा, इसी को मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद इससे जो जुड़े हुए सब्जेक्ट है, मैप है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ रिसोर्सेस है, उसको भी यहाँ पे पढ़ाएंगे। और अंतिम बात जो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर होगा जो क्रमिक रूप में हम स्टार्ट करेंगे वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का होगा, क्योंकि ज्योग्राफी का एक बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत बेसिक टॉपिक है, जिसको पढ़े बिना ज्योग्राफी को पढ़ाना नाइंसाफी होगी। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो ठीक है, यदि आपको ये मेरा कंटेंट या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए या आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि मैं किसी वीडियो को अपलोड करता हूं और तुरंत आप उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं या चाहते हैं कि आपके वीडियो को मिस ना करें, तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।